मंत्री से कि आज इस रहस्य उद्घाटन को पूरी तरह आपके सामने प्रस्तुत करें माननीय सुधार सिंह। मित्रों, दिल्ली की राजनीति में नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब जो जो पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभरकर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थी जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड है, उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्र की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया, और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया, होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था, और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह
पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती है तो इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्टिंग देखने के बाद एक बात मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले के बोले गई वो बात, और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृ पुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। और मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट वाला पैसा पैसा है तो 100 रुपए मंदिर थे, ठीक है, तो सब लोग बोलते थे कि सबसे ज्यादा धंधा चाहिए बस। और 100 रुपए की जर्नी में भी एक लाइफ फिर आप 100 रुपया किसी को एडवांस में दे दो, कैश आपने कैश कर नहीं तो 100 रुपये एडवांस दे दिया, अब वापस आने में पता नहीं लगते तो कैश वही तो ब्लैक की कंपनी होगी, इस जो कहते हैं अगर मैंने एडवांस दे दिया, अब आपने वही को फिक्स मांगे दे दिया, उसके बाद हमारे 7-7 करोड़ के जो मार्केट में सूचना नहीं की सारे क्योंकि आदमी बता नहीं होने बता दो वो बदले नहीं बदलेंगे, किसी का बदलने की हिम्मत नहीं, और हमारे पास कैसे नहीं बदलते ऐसे मालूम कर वो मालूम करने लगे वैसे भी 50 करोड़ किसी करती मार्केट में 50 करोड़ के लिए इसको मैं बता नहीं सकता। उसके बाद ऐसे ही वो विकास रेट है उसका बदला इनसे थोड़ा सा छोटा था 30 करोड़ थी बस, यही मतलब। और इसके सिवाय ये तो सिर्फ ये तो मतलब ऐसा है कि जिसका मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आप लगे पत्थर पकड़ो शुरू कर हम आदमी से बताइए मतलब इन्होंने मुझे यही नहीं है मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन तो ऐसी ऐसा मतलब तो कभी सुना नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने पंजाब में और एक कॉन्फ्रेंस 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का था, कैसे देखिए आप लोगों को हमारे पॉलिसी एक शहर में 6 करोड़ के कॉम्पिटिशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार में या एक रेस्टोरेंट में खरीदनी है 6 दुकानें हैं तो उसका तो फायदा मिलेगा। क्यों की 2 आदमियों को मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं करेंगे हर शहर में 2 आदमी को, ताकि कॉम्पिटिशन कस्टमर के लिए तो कॉम्पिटिशन ज्यादा अच्छी बात है। आप लोग करते कॉम्पिटिशन के लिए तो आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमी को देखिए आज की डेट में हम डल कर दो और अगर
करवा सकते हैं, जिसको ना मान दें उसके ना कर देंगे, वो ज्यादा से कर देगा। आप अच्छा आप इसमें वैसे नहीं पंजाब के किसी भी टेलर से जो बनाने की हिम्मत करेगा सब जब हिसाब किताब सब कुछ सेट है तो चेंज कैसे होगा, सब कुछ सेट हो सकता है, ये तो बात हमारे पैसे के बताते थे। मेरा नाम है मेरा दिनेश झगड़ा हो जाता था, अब लोग मेरे को लोग दिनेश झगड़ा हो जाते हैं, मेरा नाम अमित अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा, मैं दिनेश झगड़ा करूँ, मेरे को कोई नंबर का धंधा नहीं मिला, 1% का धंधा नहीं मिला, मेरे पास रिटेल का धंधा तो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है, हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया, मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया तो मैं वही लोग करेंगे, मेरे जो भी इसकी पॉलिसी बनाने में तो सारा काम मेरा विजय नायक था, सभी पेंट्रोवर था, अमन दलकर था, मैडम चड्डा था, और एक आरोप के लिए नाम पर इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी जो अमन डाला विंडो है, और जो स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट है मैडम चड्डा महादेव लिखर है, और जो ये क्या कहते हैं आरोप के लिए है बना नहीं पाऊंगा अगर कोई बता घर की बेटे तो जगह कितना 10 करोड़ में भी लगाएंगे और 150 करोड़ में करवाया अभी तक, और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये और तरीका था। केरल 100 करोड़ में एडवांस दे दिए, केरल ने 100 करोड़ अपने इलेक्शन लगा दिए, कहीं भी पंजाब के इलेक्शन लगा दिए, गोवा लगा दिए, लेकिन अब उधर वो पैसा वापस आ रहा है। पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप को दोनों आपस में ट्रेड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार नहीं चाहती कि कितना पैसा ट्रेड हो, ये तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ में लगाए और हर महीने 10 करोड़ में, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक टीवी में दिखा दिया सकता है कि आज साल में ये तो जरा वो वैल्यूएशन होता है पेटीएम बन गया तो पेटीएम का मतलब 1000 करोड़ बन गया, वही चीज चल रही है। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएम कोई पता नहीं क्या होगा, मतलब इन्होंने क्या किया सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया, सारे रिटेलर पुराने मार दिए बजाय सारे लोगों को मार दिया। तो आई लगी थी तो सारे पहले एक बार सोचो, बहुत खराब होगा, पहले एक बार सोचो, पहले 10 लाख रुपया लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिया 5 करोड़ लाइसेंस हो शुरू कर दिया ताकि छोटा अपने रजिस्टर में 10,000 लोगों ने जब बन गया 4 छोड़ गए 3 छोड़ गए, क्यों? क्योंकि छोटा प्लेयर को 5 करोड़ फीस ही कर सकती है, क्योंकि बिजनेस तो 80 मिनट में हो बाकी आदमी तो जरा फीस करती बोलकर ताकि धीरे धीरे जाओ कि सारा बिजनेस ही चालू करवा दें। बेसिकली प्लान तो ये था कि सारा बिजनेस ही चालू कर पूरा तरीके का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्न का बिजनेस है वो सारा बिजनेस ही चालू करवा दें। अल्टीमेटली तो यही करेंगे गवर्नमेंट और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी टेलर के पैसे नहीं मिलते, इनको पैसे मिलते होलसेल से, ये करते हैं बहुत सारे होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना हरियाणा में बाकी स्टेट को कोटा फिक्स रहता है कि आपने मैंने बिजली फीस की 200 करोड़ दी तो 200 करोड़ तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है, उसके ऊपर अगर दाम खरीदो तो देखो वैसे पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो कुछ कोई कोटा नहीं, 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात से शोर मच रहा है ना, ये गुजरात में दर्द वहां से गई, ये गुजरात में दिल्ली से जाके दिल्ली के अंदर क्या आप एक सिंपल सी बात है, आप ऐसी कौन सी मार्केट करनी दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा पकड़ गया दिल्ली में कि एकदम से जहां मैंने बिकते थी 4 लाख 5 लाख महीने काम किया बना, ये सारे के सारे अदर ये चीज को अंदर जाए तो सारा ये जो गुजरात का छोड़ जाते हैं कि गुजरात का दर्द चलिए, गुजरात का वहां से जाएंगे, गुजरात का दिल्ली से जाएंगे और साथ दिल्ली में क्या पंजाब से जाएंगे, जो पंजाब में सेम पहुंचे पंजाब को नाम नहीं पंजाब में भी सेम पंजाब में क्या किया 12 की 10% दिया ईश्वर पर क्या 12% को मान लिया 10 करके बाकी तो सब कुछ है, पंजाब में गलत होने लगे। आज यहाँ में क्या पंजाब में जाएंगे, लेकिन ये जो दिल्ली को क्या करते थे, दिल्ली एक्सपोर्ट हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, इवन सारा की जगह जो दिल्ली से समझे वो समझे इनको तो अपने को ऐसे मतलब ना हो सके, जब कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल पैसे लेने की जरूरत है,
ये तो 12% की बना एक सीट पे जीरो नहीं था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये तो मैंने आपको नाम बताया, गई संजीव नेहरू, अमंडल, ये पैटर्न चड्डा, ये सब ने बैठ के एक पॉलिसी बनाई, ये सब ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उसके बाद इन्होंने चेंबर सेंटर किया, सबको मार दिया। सारे सिर्फ एलवन के रूप में पॉलिसी बताई, तो इसमें भोगना सरकार ने लिया। अब देखो जब सेंटर से बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे पैसे करके उसके अंदर हमारे बड़े 300-400 करोड़ तो भर गया, बाकी तो उसके सिवाय क्या किया इतना सबको इतना मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है नहीं है। तो आप सभी ने देखा इसमें एडवांस, कैश, एडजस्टमेंट, लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं, यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं, जहरीली भी हो गई है। और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम है जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। अब मैं इस विषय पर अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदेश जी। आज की जो स्टिंग देखने के बाद जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन, दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है। आज पब्लिक डोमेन में दूसरा स्टिंग घूम रहा है। पहले स्टिंग में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट थी कि कैसे 2% से 12% किया गया, उसमें से 6% उन्हें खुद लेना था। कैसे उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो अपनी बनाई पॉलिसी थी। कैसे उन्होंने कुछ चंद लोगों ने मिलकर, जिनको फायदा पहुंचाना था बड़े प्लेयर को, उनसे मिलकर सरकार ने पॉलिसी बनाई उनको फायदा दिलाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ये मॉडल बन गया है कि पंजाब में उनकी सरकार आई तो पंजाब में भी वही मॉडल बना दिया। पंजाब में भी उन्होंने 2 बड़े प्लेयर को पूरे शराब का ठेका दे दिया, L1 दे दिया, और उसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। जितने भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं। और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते, नहीं मानेंगे नियम कानून, ना ही मानेंगे सीबीसी। अब तो हम चलेंगे डीसीसी, यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन। अरविंद केजरीवाल की काम करने की पद्धति, नियम में एक और बड़ा फार्मूला है डीसीसी,
डायरेक्ट कैश कलेक्शन उन्होंने शराब के बड़े बड़े ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया और उनको बाद में व्हाइट में फायदा कराया। तो जो स्टिंग आया है, ये स्टिंग ये पूरा दर्शा रहा है कि स्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग आएगा भ्रष्टाचार का, हमारे पास स्टिंग ले आना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये स्टिंग आ गया है और कोई ऐसे व्यक्ति का स्टिंग नहीं है। जो एक्यूज नंबर 9 है, उनका खुद का कहना है, सारी आपकी पोल पट्टी खोली है। तो आप ये बताइए, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनेंद्रजीत सिंह सिरसा जी से आपको संबोधित करें। आपने अभी स्ट्रिंग में सब कुछ देखा, किस तरह से 100 करोड़ रुपया, जब हम कहते थे तो कहते थे सबूत लाओ, अब तो सबूत भी सामने है। 100 करोड़ रुपया इंडोस्पिरिट ने, 60 करोड़ रुपया अमंडल ब्रेंडको ने, 50 करोड़ रुपया जसदीप कौर चड्डा महादेव वाइन्स ने और 30 करोड़ रुपया दीवान स्पिरिट्स ने। आप देखिए कि एक एक रुपया कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और यहां पे स्ट्रिंग में बता रहा है 10 करोड़ रुपया लगाकर लोगों ने 150 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और ये पॉलिसी जो थी, ये सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्त थे, उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में लोधी में बैठकर इस पॉलिसी को बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने ये सब कुछ देखा है। और आप देखिए 12% कमीशन की गई 2% से, और 12% कमीशन में से ज्वाइनिंग फीस, मतलब 6% जो देता था उसको 6% ज्वाइनिंग कहते थे। और ये दिनेश अरोड़ा जो कलेक्शन एजेंट था, वो 6% सबसे ज्वाइनिंग फीस ले रहा था। और पैसे एडवांस ले लिए गए इलेक्शन के लिए। ना केवल यहां पर करप्शन हुई, बल्कि सफेद पैसा किया गया, काले धंधे का पैसा सफेद भी किया गया। 100 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया और वो फिर सारा पैसा कमीशन के रूप में, चेक से 12% कमीशन के रूप में व्हाइट मिलता रहा। सो काले पैसे को सफेद करने का धंधा भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर की पॉलिसी के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर ये मेंशन है कि जितना भी कोटा होगा, स्टेट का एक कोटा फिक्स होता है, उसको कहते हैं लिक्कर कोटा। कितना है? क्योंकि जितनी एक्साइज कोई दे रहा उतना लिक्कर कोटा होता है। यहां पे लिक्कर कोटे की इस पॉलिसी में एग्जेम्पशन दे दी गई, ताकि 165% की जगह 1% ड्यूटी कर दी गई। और जो शराब की बोतल दिल्ली के ठेके पे 550 की होनी थी, वो 250, 125 रुपए की बिकी। और उससे क्या हुआ, देश भर की जो ब्लैक करने वाले लोग थे, धंधा करते थे ब्लैक का, उनको सबसे सस्ती दारू दिल्ली में मिलती थी। तो दिल्ली शराब की ब्लैक करने वालों का अड्डा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और आप सुनिए, 4 लाख बॉक्स शराब बिकती थी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे, ठेके नहीं खुल पाए इसलिए राजस्व में कमी आई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठेके ना खुलने से शराब में कमी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त वो राजस्व उनकी जेब में एक्साइज चली गई, इसलिए दिल्ली को 3500 करोड़ को नुकसान हुआ। क्योंकि पहले 4 लाख डब्बा शराब का बिकता था। इसके मुताबिक, अमित अरोड़ा के मुताबिक 4 लाख शराब का डब्बा बिकता था। अब उसकी जगह 15 लाख शराब का डब्बा बिका है। 15 लाख, 3 गुना ज्यादा शराब बिकी। फिर भी सरकार को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पूंजीपतियों को 3500 करोड़ से ज्यादा का लाभ होना है। अब आप देखिए, उसने इसमें यह भी बताया। अब देखिए स्टिंग में मुझे लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मॉरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पे रहने का। क्या बोला? इतना ड्रग्स के धंधे में लाभ नहीं है। ड्रग्स
इतनी कमाई ड्रग्स में नहीं है जितनी कमाई दिल्ली की एक्साइज में अरविंद केजरीवाल के मित्रों को, दोस्तों को हुई, उतनी कमाई तो ड्रग्स में भी नहीं है। और आप यह भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, दिल्ली का तो 15,000 करोड़ का काम दिया ही, पंजाब का, इसमें आपने अगर ध्यान दिया उस स्टिंग में उसने बताया कि केवल 2 लोगों के पास, हम बहुत देर से ये बात चला चला कर कह रहे थे कि पंजाब का 10,000 करोड़ रुपए का काम 2 परिवारों के पास है। किसके पास है? अनंत वाइन्स के विजय मेहरा और तुषार मेहरा, और ब्रिंडको का अमन ढल और बरिंदर ढल। ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं। इन 2 लोगों के पास सारे का सारा शराब का धंधा है। और आज इस स्टिंग के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, इनफैक्ट अगर मैं कहूं दूध का दूध और शराब की शराब सामने आ गई है। इन लोगों की सारी चोरी अब आपके सामने है। अब ये स्टिंग करने के लिए, जैसे सुधांशु जी ने अभी बताया था, अब स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है। अब आप देखिएगा अब ये क्या रोना नया रोएंगे, क्योंकि अब पकड़े गए हैं चोरी, लेकिन उसके मॉरली इनके पास अधिकार नहीं है। ना तो मनीष सिसोदिया के पास कुर्सी पर रहने का अधिकार है, ना तो अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि उन्होंने संविधान की कसम खाई थी। ये बात आप याद रखिएगा, मंत्री बनने वक्त उन्होंने ये संविधान की कसम खाई थी कि जो भी चीज मेरे संज्ञान में आएगी तब तक, जब तक ऐसा बताना किसी को जरूरी नहीं होगा, मैं शेयर नहीं करूंगा। जबकि एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने संविधान की कसम खाने के बावजूद ये सारी बातें इन 4 लोगों के साथ तय की, जगदीप कौर चड्ढा के साथ, अमन ढल के साथ, और ये महादेव वाइन्स के, और ये ब्रिंडको के साथ, इनके साथ शेयर करके इन्होंने संविधान की इस कसम को तोड़ा है। इसलिए मॉरली इनको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। माननीय सुधांशु जी से आग्रह। बस हम अंत में यह कहना चाहेंगे कि या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। पर सत्ता के नशे में डूबे हुए केजरीवाल जी से हमें आशा कम है, परंतु भाजपा स्पष्ट रूप से मांग करती है या तो इसके लिए माफी मांगे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। और यह वाक्य कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक बहुत पुराना एक शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए, और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग ने आपको दिखा दिया। यतीन्द्र शर्मा, टीवी 18। मुझे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली की जनता से सीबीआई के फैसले के बाद 1.5 महीना हो गया, तो ये उसकी को एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें। सार्वजनिक संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ, कार्रवाई करेंगे। उनसे कहिए माफी मांग ले, जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग ले। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जवाब दीजिए। भारत 24। इसमें साफ है कि 100 करोड़ में एडवांस उनको दिया, ये एक मैटर है मनी लॉन्ड्रिंग का, यही कब तक कार्रवाई? देखिए, यह विषय सीबीआई के संज्ञान में है। जांच एजेंसियां हर चीज के ऊपर वस्तुनिष्ठ आधार पे, ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही है, पर सवाल तो उन पे है। वो आकर कहें कि यह सही नहीं है, वो आकर इतना ही साहस करें। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है। और इतना ही नहीं, इतना गंभीर आरोप कि लाभार्थियों ने बैठकर नीति बनाई। द बेनिफिशियरीज हैव सेट डाउन विद द गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी। यह है नई राजनीति का नया चक्र। प्रदीप, टोटल टीवी। तो हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं और 8 तो सिलसिले आगे भी जारी रहेगा। तो क्या ये मानते, ये स्टिंग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है मान्यवर। हमने सिर्फ आपके संज्ञान में प्रेषित किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में कल से, तो इसलिए
भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है कि स्टिंग मास्टर कृपया इस बात का जवाब दें कि स्टिंग के ऊपर अब उनकी नीति क्या है। सुदेशना घोषाल। सवाल है, ये एक बात से जुड़ा है, ये भी बात से जुड़ा हुआ एक सवाल है। 17 सितंबर को आम चीजें चला जा रहा है मध्य प्रदेश की गाड़ी में, इसका क्या प्लीज ये केस किसी दूसरे विषय पर है, इसमें मैं मोहित भट्ट, टाइम्स पर। राहुल योगी आपकी बीच हुई है इस बार 1 बजे आप मनीष सिसोदिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा, बड़ा हम जो है एक्सपोजे आएंगे लेके आएंगे। आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया आपके स्क्रीन पर जवाब देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है, उनका एक स्टैंडर्ड जवाब जो रहा है कि गुजरात में हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, दिल्ली में बीजेपी जो पीछे रही है, उसको लेकर ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन सारी पॉलिसी पे जो भी आपने पॉइंटेड सवाल पूछे उनके जवाब अब तक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक पॉइंटेड सवाल पूछती रही है, बिंदुवार प्रश्न पूछती रही, पर जो आपने कहा उनका एक स्टैंडर्ड जवाब रहा है। वो स्टैंडर्ड जवाब रहा ये है कि मुझे उस सीट का जवाब नहीं देना है। जैसे मैं मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की, सत्ते पे सत्ता, जिसमें ज्यादा शराब पी के जब बैठ जाता है तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कहता है नहीं मैं नहीं पीना चाहता था, 4 दोस्तों ने बैठा लिया, उसका मेरा छोटा भाई है, वो बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करता है। थोड़ी देर बाद फिर उससे सवाल पूछा जाता है, वो वही बात रिपीट करता है। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब यह है कि शराब की पॉलिसी पर जवाब नहीं देना है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी जब आप बात करेंगे तो संभावना इस बात की प्रबल है कि वो शराब के बिंदुवार मुद्दों पर, शराब घोटाले पर जवाब न देकर फिर कहीं अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र घुमाने का प्रयास करेंगे। हर्षा, रिपब्लिक टीवी। पिछले सीट से लेकर के अभी तक लगातार केजरीवाल लगातार कोई भी बना सकता है, सबसे बड़ी सुधार है, तीसरी वैधता नहीं। आप इसके ऑपरेशन दिखाते हैं, अभी केजरीवाल बाबू सिद्दीकी की रिपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और चीज का मिसयूज किया जा रहा है, बट कोई सवाल या कोई जवाब स्टील को लेकर के पूरी तरह से चुप्पी साधन है। आपको लगता है आपका परसेप्शन? देखिए, स्टिंग का सवाल उनसे इसलिए है कि वो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टिंग की नीति को वैधानिकता देने की बात कही। हम बार बार कह रहे हैं ना, एक बार वो सार्वजनिक रूप से बयान दें, कहें जो मैंने बोला था, जैसे मैं अनेक बार अपना स्टैंड बदल चुका हूं। अब न मैं ये कहता हूं कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, अब न मैं ये कहता हूं मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, उसी प्रकार से कह दे। अब मुझे अन्ना को बरगलाया गया था, कांग्रेस से समर्थन लिया था, सब कुछ जिस प्रकार से बदला है, तो उसी प्रकार से यह भी स्वीकार कर लें कि मैंने अपनी बात बदल दी थी। और मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहना चाहूंगा, देयर इज अ प्रिवेलिंग sentiment that politics has become a profession, but we believe that politics is not a profession, it is a mission. But the character of Aam Aadmi Party shows that for them politics is commission. हिमांशु, रिपब्लिक भारत। आदरणीय सुधांशु जी से मेरा प्रश्न कि आपने कहा कि संज्ञान में आप लेकर आए हैं, इससे पहले भी संज्ञान में लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन, उसकी वैधानिकता को प्रदर्शन खड़े किए गए, सब तरह सब किराए किसी को बुलवाया गया है, ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन आपने बोला कि आप संज्ञान में लेकर आए, लेकिन ईडी के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है कि कोई एक्शन नहीं होगा, और इसके चलते आम आदमी पार्टी कहती है कि चूंकि कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, यदि कुछ होता तो अभी तक तो गिरफ्तारी हो गई होती, तो गिरफ्तारी कब तक होगी, ईडी कब संज्ञान में लेगी सिस्टम ऑपरेशन को? देखिए, जब एक संस्था उस पर कार्रवाई कर रही है, एक जांच एजेंसी, तो उस जांच एजेंसी की प्रक्रिया के तहत दूसरी जांच एजेंसी भी समय पर कार्रवाई करेगी। मगर मैं तो पुनः कह रहा हूं, हियर द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल, एंड दोज हु ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ as a flag bearer of the highest moral values, and they are trying to dodge the morality on the disguise of or on the pretext of technicality. सर, एक तेलंगाना से जुड़ा सर, इससे पहले मंदिर सर और परवेश जी सीएम की बेटी के उसमें घोटाले में शामिल है, वो उसके बारे में वहाँ का हैदराबाद कोर्ट ने दोनों को नोटिस दिया, वो नोटिस
करके ये सब पॉलिसी मेकिंग फॉरवर्ड, मगर यहाँ कहीं भी केसीआर के बेटे का नाम नहीं होता। क्योंकि उस मसले में उन्होंने वहां से हमारे बोलने पे स्टे ले रखा है, इसलिए इस मसले पे तो हम कोर्ट में ही अपना जवाब देंगे और कोर्ट में सारे हम अपने प्रूफ देंगे कि कौन कौन था इन्वॉल्व था और कैसे कैसे इन्वॉल्व था और कब कब दिल्ली में कौन कौन आता था और किस किस से मिलता था और कौन कौन दिल्ली से जाकर हैदराबाद में किस किस्से से मिलता था। ये सारी बातें हम कोर्ट में बता सकते हैं क्योंकि तो स्टे है इसके ऊपर। अंतिम प्रश्न है मिलन इंडिया टुडे। मिलन इंडिया टुडे Does it have any veracity in the eyes of the agencies that are investigating the matter, and will you be or anyone from the party will be presenting it as an evidence also to take the case forward? Because again, यहाँ आपकी party is to say that the agencies found nothing when they are investigating. It is, I think, a similar type of question which has been asked by previous journalists also. So I just want to say that as far as the substantivity of this investigation, since we have taken it up from the public domain, so agencies which are investigating on various aspects, they will also take into cognizance and take up whatever the fact they consider fit for pursuing the further investigation. But again I am saying, as far as Aam Aadmi Party is concerned, such a serious moral turpitude issues have been raised. At least they can come and say that those who are the biggest beneficiary of this scam, we have never interacted with them. And they are not having any role in the making of the policy. But still, if they are not saying, then we can say categorically कि दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ काला है, इसीलिए दाल को लगातार घुमाते जाना है।